दुनिया के नक्शे पर दो चीन हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले को डर है कि बड़ा वाला चीन उस पर हमला कर उसे अपने में मिला लेगा। इस वजह से छोटे वाले चीन ने अपने देश के नागरिकों को आगाह कर दिया है और 28 पन्नों के बुकलेट छापकर टू डू और नॉट टू डू जैसी बातें की हैं। इस छोटे वाले चीन का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आम फहम भाषा में ताइवान कहा जाता है, और बड़ा वाला चीन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आम फहम भाषा में चीन कहा जाता है। इनके बीच का झगड़ा क्या है और कैसे 1949 के बाद से ही चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता रहा है, इस पर हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। इसलिए आज बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की अहमियत की, कि क्यों इतने लंबे विवाद के बाद भी चीन उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। आखिर कौन सा खजाना उस छोटे से द्वीप पर छिपा है कि चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, और आखिर क्या है उस मुल्क की जियोपॉलिटिक्स में इतनी अहमियत कि अमेरिका भी उस देश के लिए चीन से भिड़ने तक को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1949 से ही चली आ रही चीन और ताइवान की लड़ाई में 2 साल बेहद अहम रहे हैं। पहला साल है 1971, जब यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान को नहीं चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी, और दूसरा 1979, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ताइवान के बजाय चीन में अपना दूतावास शिफ्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि एक एक करके दुनिया के तमाम देश ताइवान से पीछा छुड़ाने लगे और चीन को ही मान्यता देने लगे। ताइवान के साथ ही अमेरिका में भी इसका विरोध होने लगा, और तब अप्रैल 1979 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून बनाया जिसके मुताबिक ताइवान को अपनी समरूपता की सुरक्षा के लिए जरूरत के मुताबिक अमेरिका उसे सैन्य मदद और हथियार देगा। आज की तारीख में भी दुनिया में महज 14 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देते हैं, और ये 14 देश भी ऐसे हैं जिन्हें नक्शे पर लेंस लगाकर खोजना पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्वाटेमाला, होंडुरस, हैती, पराग्वे, निकारागुआ, एस्वातिनी, तुवालू, नोरू, ये सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इन देशों की ऐसी कोई बड़ी अहमियत या ताकत नहीं है कि इनके कहने पर दुनिया के और मुल्क ताइवान के साथ आ पाए। लेकिन ताइवान में जो है उससे दुनिया का शायद ही कोई मुल्क फिलवक्त खुद को अलग कर पाए। आज की तारीख में ताइवान ऐसा मुल्क है जिसके पास कंप्यूटर से लेकर मोबाइल और गाड़ियों तक में इस्तेमाल होने वाले चिप का आधे से ज़्यादा उत्पादन होता है। ताइवान के अलावा दक्षिण कोरिया ही सिर्फ ऐसा देश है जहां बड़ी मात्रा में चिप बनते हैं, लेकिन ताइवान के आगे दक्षिण कोरिया की उत्पादकता बेहद कम है। अब बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल और बिना गाड़ियों के तो वर्तमान की भी कल्पना नहीं की जा सकती, भविष्य तो छोड़ ही दीजिए। लिहाजा ताइवान दुनिया के हर मुल्क के लिए जरूरी बन गया है, और यही वजह है कि भले ही चीन के दबाव में आधिकारिक मान्यता ताइवान को नहीं मिल पा रही हो, लेकिन दुनिया के करीब 60 ऐसे देश हैं जिन्होंने अनाधिकारिक तौर पर ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखे हैं, और इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। बाकी तो ताइवान तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के नक्शे पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। करीब 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस देश ने चीन की तमाम पाबंदियों के बावजूद खुद को इतना विकसित किया है कि 70 के दशक में जिस अमेरिका ने ताइवान के बजाय चीन को चुना था, वही अमेरिका अब ताइवान को बचाने के लिए चीन से भी लड़ने को तैयार है। अमेरिका इकलौता ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसने चीन की ताकत को कम करने के लिए ताइवान का खुले तौर पर समर्थन किया है। ताइवान की सेना को हथियार मुहैया करवाने से लेकर उसकी सेना के साथ डटकर खड़े रहने में अमेरिका सबसे आगे है, और ये सब हुआ है 1979 के उस समझौते के तहत जिसे ताइवान रिलेशनशिप एक्ट 1979 कहते हैं, और यही बात चीन को बिल्कुल भी नहीं सुहाती है। अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते तब बिगड़ने शुरू हुए जब चीन में हुए विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए चीन के थियानमेन चौक पर चीन की सेना ने अपने ही नागरिकों का नरसंहार किया था। थियानमेन चौक नरसंहार के बाद अमेरिका ने चीन में अपने कारोबारी रिश्ते समेटने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के बड़े बड़े निवेशक चीन के विरोध में आ गए और उन्होंने चीन में निवेश करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी चीन पर कई सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। इस बीच 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, शीत युद्ध खत्म हो गया और अमेरिका निर्विवाद तौर पर दुनिया की महाशक्ति बन गया। लेकिन चीन भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और वो भी दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। ऐसे में ताइवान में 1996 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने और ताइवान को डराने के लिए चीन ने ताइवान सीमा पर एक बड़ा मिसाइल परीक्षण कर दिया।
इससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नाराज हो गए और उन्होंने ताइवान के समर्थन में पैसिफिक ओशन में अपनी फौज खड़ी कर दी। हालांकि तब भी बिल क्लिंटन ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो अलग ताइवान देश को मान्यता नहीं देते हैं, वो दो चीन की मान्यता भी नहीं दे रहे हैं और वो चीन को ताइवान पर हमला कर उसे अपने में मिलाने का भी विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर मसला यह था कि अमेरिका ताइवान पर साफ रुख नहीं अपना रहा था। हालांकि क्लिंटन ने चीन के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश की। वो खुद चीन गए, वहां लोगों से मिले, नेताओं से मिले और फिर से अमेरिका चीन का कारोबार शुरू हो गया। लेकिन फिर अमेरिका से एक बड़ी गलती हो गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक गलत रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका ने बेलाग्रेड के चीनी दूतावास पर बमबारी कर दी। इस हमले में कई चीनी पत्रकार और अधिकारी मारे गए। ये मई 1999 की घटना थी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने माफी भी मांगी थी और नतीजा ये हुआ कि कुछ महीने बीतते बीतते फिर से अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरने लगे। बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति रहते हुए भी अमेरिका और चीन के रिश्ते ठीक रहे। लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। बराक ओबामा भी राष्ट्रपति बनने के बाद 2009 के नवंबर में 3 दिनों के लिए चीन की यात्रा पर गए थे। लेकिन वहां से वो लौटे तो 2010 की शुरुआत में उन्होंने ताइवान को कई बिलियन डॉलर के जंगी हथियार बेचने का समझौता कर लिया। इससे चीन नाराज हो गया। ताइवान तो चीन की दुखती रग थी ही, तो उसने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। बात तब और बिगड़ गई जब ओबामा ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर ली। तिब्बत चीन की एक और कमजोर नस थी, तो इसने चीन को और भी ज्यादा उकसा दिया। लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए चीन और अमेरिका फिर से साथ आ गए। लगा कि रिश्तों पर जमी बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। ओबामा ने तो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन तक कर दिया, जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है। तिब्बत को भी ओबामा ने चीन का ही हिस्सा मान लिया। लेकिन फिर 2017 में ट्रंप सत्ता में आ गए और उन्होंने ताइवान से बातचीत शुरू करके चीन को अपना दुश्मन बना लिया। 1979 के बाद ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से बात की थी। इसने चीन को पूरी तरह से भड़का दिया। रही सही कसर चीन से निकले कोरोना ने पूरी कर दी, जिसके खिलाफ ट्रंप ने खुलकर मोर्चा लिया और चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। और रही बात जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ताइवान की, तो ताइवान दक्षिणी चीन सागर में है। चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा बताता है। इस पूरे इलाके में प्राकृतिक गैस और तेल के भी भंडार हैं, जिस पर दुनिया के और भी देश कब्जा चाहते हैं। लेकिन चीन उनकी राह में रोड़ा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि चीन को दक्षिणी चीन सागर से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और दुनिया के मुल्क इस रास्ते से अपना कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये वो रास्ता है जिससे पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार का करीब करीब 1/3 कारोबार होता है। अब चीन और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं और इन्हीं दावों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को इस इलाके में हर वक्त तैनात रखते हैं, जिससे लगातार युद्ध की आशंका बनी रहती है। और इसमें आग में घी का काम किया है रूस और यूक्रेन के बीच हुई जंग ने। रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसमें चीन सीधे तौर पर रूस के साथ खड़ा है और इसे जायज ठहरा रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि जैसे रूस से अलग होकर ही यूक्रेन बना था और अब रूस उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही चीन भी ताइवान को हासिल कर सकता है। रूस पहले से कहता आ रहा है कि ताइवान देश नहीं बल्कि चीन का ही हिस्सा है और उस पर चीन का ही कब्जा होना चाहिए। और अमेरिका रूस का पुराना दुश्मन रहा है, तो अमेरिका रूस के इस दावे को खारिज कर ही रहा है। चीन से अमेरिका के रिश्ते बिगड़ ही चुके हैं। ऐसे में अब ताइवान और यूक्रेन के बहाने चीन रूस की जो दोस्ती बढ़ रही है, उससे अमेरिका परेशान है। बाकी तो बात यह भी है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की पूरी मदद करेगा। और ऐसे में यूक्रेन युद्ध की वजह से दो गुटों में बटी दुनिया के सामने ताइवान के तौर पर एक और संकट गहरा रहा है, जहां चीन के ताइवान पर हमला करने की सूरत में फिर से दुनिया दो गुटों में बटेगी और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जैसा हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी उस छोटे से देश ताइवान की, जिसे भले ही दुनिया के 14 ही देश मान्यता देते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।